नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता मोह लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता के माध्यम से कविवर ने अपना अनुपम प्रेम दिखाया है। किसके प्रति? प्रकृति के प्रति। वो प्रकृति से इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं, मैं इस सांसारिक मोह माया रूपी युवती के सामने अपने इस प्रकृति के प्रेम को कैसे छोड़ दूं। उन्होंने प्रकृति और सांसारिक मोह माया में दोनों में तुलना की है और तुलना करते हुए वो सांसारिक मोह माया को एक युवती के समान बताते हैं, जो युवती उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लेकिन सुमित्रा नंदन जी कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम करने वाली प्रकृति की गोद में ही मैं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे कारण मैं अपनी प्रकृति के सौंदर्य को नहीं छोड़ना चाहता। तो देखिए क्या कहते हैं पंत जी। कविता का शीर्षक उन्होंने दिया है मोह, कि जो ये मोह है सांसारिक मोह माया के प्रति मैं अपना मन नहीं उलझाना चाहता। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। अर्थात कविवर कहना चाहते हैं कि सांसारिक मोह माया के समान ये जो युवती है बाले, उन्होंने बाले जो शब्द प्रयोग किया है वो इसीलिए किया है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, हे सांसारिक मोह माया रूपी युवती, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रेम में फंसकर क्यों मैं द्रुमों की मृदु छाया यानी वृक्षों की कोमल छाया को छोड़ दूं और तोड़ प्रकृति से भी माया और मैं प्रकृति से भी अपना नाता तोड़ लूं। आखिर क्यों तेरे बाल जाल में, हे बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, अपने नेत्रों को मैं, हे सांसारिक युवती मोह माया रूपी युवती, तेरे केशों के जाल में मैं अपने नेत्रों को कैसे उलझा दूं। भूल अभी से इस जग को, इस सारे संसार को भूलकर। कहने का अर्थ है कि जो ये सांसारिक क्रियाकलाप हैं ये मुझे मोह माया में बांध लेती हैं, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य तो अतुलनीय है और मैं उसी की गोद में रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं तेरे बाल जाल में अर्थात तेरे केशों के जादुओं में मैं अपने नेत्रों को नहीं उलझाना चाहता। अर्थात मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान हर समय तेरी ही तरफ आकर्षित रहे, बल्कि मैं इस प्रकृति के साथ ही अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंदवा दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को। कि तरल तरंगों को तजकर मतलब जो नदी और सागरों में जो तरंगे उठती हैं, मैं ये दृश्य जो है ना देखूं और इनको छोड़ दूं, और इंद्रधनुष के रंगों को और आकाश में जो इंद्रधनुष रंग दिखाई देता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको भी छोड़ दूं। किसके लिए? कि तेरे भ्रूभंगों से अपने मतलब कैसे बिंदवा दूं। वो कहते हैं कि भ्रूभंगों से यानी जो तेरी भ्रिकुटियां हैं, जो तेरी बोहें हैं, उनके सौंदर्य में आकर मैं स्वयं के मन को, उनका मन कैसा है? मृग सामन, मृग के समान, हिरण के समान कोमल मन को कैसे बिंदवा दूं, कैसे बिंदवा दूं अर्थात कैसे बंध जाने दूं। मैं नहीं चाहता कि तेरी बोहों के चितवन से, तेरे बोहों के सौंदर्य में मेरा मन, हिरण के समान कोमल मन जो है तेरी बोहों के आकर्षण में खिंचा चला जाए। ऐसा नहीं है। भूल अभी से इस जग को, मैं इस संसार को भूलकर तेरे आकर्षण में नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं तो तरल तरंगों को, सागर नदियों सागर की तरल तरंगों को और इंद्रधनुष के रंगों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार कविवर पंत जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और उनके निस्वार्थ अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि रहे हैं और इन्होंने इन पंक्तियों में अनुप्रास रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। अब हम आगे की पंक्तियां देखेंगे। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण। श्रवण का अर्थ यहाँ कानों से है। वो कहते हैं, हे सजनी, हे सांसारिक मोह माया रूपी युवती, मैं तेरे ही इस प्रिय स्वर से अपने कानों को कैसे भर लूं। क्यों? क्योंकि अभी तो
कोयल का कोमल बोल, कोयल जब कूकती है बसंत ऋतु में, जब समय आता है तो उसकी जो मधुरवाणी है उसकी समानता तो कोई नहीं कर सकता। और मधुकर की वीणा अनमोल, और जो भंवरे होते हैं वो भिन्न भिन्न की आवाज़ करते हैं और पूरे वातावरण को अपने स्वरों से गुंजा देते हैं। तो मैं इस सारा प्राकृतिक वातावरण को छोड़कर तेरे ही प्रिय स्वरों से अपने कानों को कैसे भर लूं, भूल अभी से इस जग को, और मैं अभी से इस संसार को कैसे भूल जाऊं, अर्थात मैं नहीं भूल सकता हूँ। फिर आगे कहते हैं कवि, उषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल। उषा सस्मित यानी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रातःकालीन जो किरणें होती हैं सूर्य की, उनसे सुसज्जित जो किसलय दल है, जो नए पत्तों का समूह है, वो ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि वो मुस्कुरा रहा है। और सुधा रश्मि और चंद्रमा की किरणों से जो उतरा जल, जल यहाँ पर ओस की बूंदे को कहा गया है, जो अमृत के समान जो ओस की बूंदे हैं, किसकी, चंद्रमा की किरणों से, अर्थात सुबह का जो समय होता है और जो नए नए पत्ते होते हैं, मतलब संपूर्ण जितने भी प्रकृति के वातावरण में पेड़ पौधे होते हैं उन सब के ऊपर ओस की बूंदें होती हैं। तो उन ओस की बूंदों को चंद्रमा की किरणों से गिरने वाला अमृत जल के समान बताया गया है। तो कविवर कह रहे हैं कि मैं प्रातःकालीन किरणों से खिलने वाला नए पत्तों का समूह जो मुस्कुरा रहा है, और चंद्रमा की किरणों से जो उनके ऊपर अमृत रूपी जल गिरा है, अर्थात जो उनके ऊपर ओस की बूंदें हैं, उन सब को छोड़कर ना अधरा अमृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, कि मैं तुम्हारे अधरों के मद में मैं उन्हें कैसे बुला दूं। अधरों के मद में अर्थात तुम्हारे होठों से जो अमृत रूपी रस निकल रहा है उसके मद में, उसके नशे में आकर मैं कैसे मेरे जीवन को बहका दूं, कैसे बहला दूं, कैसे अपने मन को समझाऊं। अर्थात मैं तुम्हारे सौंदर्य के आकर्षण में नहीं फंसना चाहता हूं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो अनुपम है, इसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। और भूल अभी से इस जग को, और मैं इस संसार को नहीं भूलना चाहता हूँ। इस संसार में रहकर मैं प्राकृतिक सौंदर्य का पूरी तरह से आनंद लेना चाहता हूँ। फिर आगे कहते हैं कवि कि इस प्रकार प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो मतलब जो है इसी प्रकार की बातें करते हैं कि मैं इस संसार को नहीं भूलना चाहता हूँ और जो है प्रकृति का ही आनंद लेना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण अलंकार किया है उन्होंने, रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। ये पोयम, ये कविता आपकी इतनी ही है। आज के लिए धन्यवाद। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।